माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारी स्टोरी पसंद भी आ रही है। तो देखते हैं आगे तेरे लिए के एपिसोड 132 में आगे क्या हुआ। कहानी। अब तक हीर, जो कि आरब से अपनी शादी की बात सुन रही थी, ये बात सुनकर सब शॉक्ड रह गए। रणविजय तो अपनी बेटी को हैरानी से आंखें बड़ी कर देख रहा था। आरब तो डर के मारे अपनी मोम डैड शनाया और अनिरुद्ध के पास चला गया। और फिर थोड़ी देर में वो लोग विदा होके अनिरुद्ध के घर पर जा चुके थे। वहां अनिरुद्ध शनाया से बोल रहा था कि वो अपनी लाइफ का इतना अच्छा मोमेंट ऐसे नहीं बिताने वाला। मतलब जब तक शनाया इस रिश्ते को खुद से नहीं अपना लेती तब तक वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगा जिससे कि उन दोनों के बीच में ऐसा पलाए कि शनाया को लगे कि वो उसके साथ कुछ जबरदस्ती कर रहा है। इधर नेक्स्ट डे रणविजय अपने ऑफिस में था। तभी वेदांत और रुद्र ने बताया कि उसे क्रिस्टी के साथ में मीटिंग करनी है। रणविजय गुस्सा से तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी वो जरूरी मीटिंग समझकर वहां पे जा चुका था। उस रूम में जहां पर क्रिस्टी उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। रणविजय उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर वो अचानक से उसकी ड्रिंक में क्रिस्टी ने एक गोली जो कि ड्रग की थी वो मिला दी और वो उसके करीब आने लगी थी। अब आगे रणविजय, जो कि पहले उसे दूर कर रहा था, अब उसने उसे पलटकर नीचे कर दिया। रणविजय क्रिस्टी के होठों की तरफ झुकने लगा और उसके दोनों हाथ को कसकर पकड़ लिया। क्रिस्टी रणविजय के नीचे मचलने लगी। उसने जब से रणविजय को पहली बार देखा था तब से ही वो इसी दिन के इंतजार में थी कि कब वो उसके साथ रात गुजार सके। इसलिए वो इसी मौके की तलाश में थी और वो मौका उसे जल्द ही मिल गया। उसने जानबूझकर रुद्र और वेदांत के जरिए रणविजय को मैसेज किया था कि अगर उसे अस्वस्थ राणा के डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके साथ रात गुजारनी होगी। क्रिस्टी आंखें बंद किए वेट कर रही थी कि कब रणविजय उसे किस करे और उसके करीब आए। उसे जब कोई एक्टिविटी महसूस नहीं हुई तो उसने अपनी आंखें खोली और रणविजय की तरफ देखा, जो तिरछी स्माइल के साथ उसे देख रहा था। रणविजय ने धीरे धीरे से उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ किया और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है, पूरी रात अभी बाकी है। रणविजय की छुअन से क्रिस्टी मदहोश होने लगी थी। वो मदहोशी भरी आवाज में बोली, रणविजय अब और मत तड़पाओ, प्लीज किश मी, प्लीज फुलफिल दिस विश ऑफ माइंड। रणविजय उसके चेहरे के करीब ही था और अब वो धीरे धीरे उसके और करीब बढ़ रहा था, जिसे देखकर क्रिस्टी के मन में तो लड्डू फूटने लगे थे, जैसे आज वो पूरी तरीके से रणविजय को पा ही लेगी। क्रिस्टी को अब गर्मी का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे उसकी बॉडी गर्म होती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी जल रही हो। वो मधोसी में मचलते हुए बोली, डोंट डिले, किस मी डीपली सो दैट आई गेट रिलीफ। क्रिस्टी की ये हालत देखकर रणविजय के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीरे धीरे क्रिस्टी के चेहरे की तरफ झुका। क्रिस्टी रणविजय के होठों को छूने के लिए तड़प रही थी। तभी उसके कानों में रणविजय की गहरी आवाज आई, पासवर्ड क्या है क्रिस्टी। क्रिस्टी ने जब रणविजय की बात सुनी तो अपनी आंखें खोलकर उसे घूरते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम। मैंने कहा ना, पहले मेरी कंडीशन पूरा करो, उसके बाद तुम्हें पासवर्ड दे दूंगी। रणविजय ने हंसते हुए कहा, लुक एट योर सेल्फ क्रिस्टी, यू थिंक यू डिजर्व टू हैव एनी काइंड ऑफ कंडीशन राइट नाउ। कहते रणविजय के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। क्रिस्टी पहले तो रणविजय की बात समझ नहीं पाई, लेकिन जब उसका ध्यान अपने शरीर में हो रहे बदलावों पर गया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से चिल्लाती बोली, तुमने मुझे ड्रग दिया है रणविजय। रणविजय इनोसेंट सा फेस बनाकर बोला, मैंने नहीं, तुमने। मैंने तो सिर्फ ग्लास एक्सचेंज किए थे। फिर रणविजय ने उसके गालों पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, सो क्रिस्टी बेबी, नाउ यू ऑल्सो नो वॉट यू नीड, और इफ आई हेल्प यू इन दिस देन डू वॉट आई वॉन्ट। क्रिस्टी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मेरी हेल्प करोगे, कहीं पासवर्ड लेने के बाद तुम मुकर गए तो। रणविजय ने क्रिस्टी के गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, यह रणविजय रॉय कपूर की जुबान है। अगर रणविजय ने एक बार कह दिया कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा तो मतलब करेगा। अब जल्दी से पासवर्ड दो, वरना यहीं पड़ी रहो ऐसे ही तड़पती हुई सारी रात। क्रिस्टी ने गुस्से से पहले तो रणविजय को घूरा, फिर ना चाहते हुए भी उसे पासवर्ड बताना पड़ा। पासवर्ड सुनकर रणविजय के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई और वो क्रिस्टी के ऊपर से हटा और टेबल पर रखी फाइल की तरफ बढ़ गया। क्रिस्टी पहले तो हैरान होकर रणविजय को देखने लगी, फिर जैसे ही वो उठने लगी तब जाकर उसे एहसास हुआ कि रणविजय ने बातों ही बातों में उसके हाथ बेड के हेड रेस्ट बांध दिए थे।
क्रिस्टी गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, रणविजय, जब मैंने तुम्हें पासवर्ड दे दिया है तो तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? और तुमने मेरे हाथ क्यों बांध दिए हैं? रणविजय ने फाइल हाथ में ली और क्रिस्टी की तरफ देखते हुए शातिर स्माइल के साथ कहा, रिलैक्स क्रिस्टी, एक बार मुझे तसल्ली तो करने दो कि तुम्हारा दिया पासवर्ड सही भी है या नहीं। अब हर किसी की जवान रणविजय की जवान की तरफ पत्थर की लकीर जैसा तो नहीं होती ना। रणविजय ने क्रिस्टी का बताया पासवर्ड एंटर किया और इसी के साथ पासवर्ड से लॉक अनलॉक हो गया। रणविजय ने फाइल को खोलकर देखा तो सारे डॉक्यूमेंट देखकर उसके होठों पर बिनिंग स्माइल आ गई। क्रिस्टी की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। वो बेचैनी और गुस्से से एक एक सब चबाती हुई बोली, हो गई तसल्ली, अब जाकर मेरी हेल्प करो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रणविजय ने क्रिस्टी की तरफ देखा और डेविल हंसी के साथ कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ना क्रिस्टी, कहकर उसने तेज आवाज में कहा, कम इन। तभी रूम का डोर ओपन कर एक हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड अंदर आया। उस आदमी को देखकर क्रिस्टी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये किसे बुलाया है तुमने रणविजय? तुमने कहा था ना कि तुम मेरी नीड पूरी करोगे। तब रणविजय ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, नो क्रिस्टी, नो बेबी, यू प्रोबेबली मिसअंडरस्टूड। आई डिड नॉट से दैट आई विल फुलफिल योर नीड। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। देखो, मैंने तुम्हारी हेल्प की है ना। तुम्हारी नीड पूरी करने के लिए मैंने अच्छे खासे एक बॉडी बिल्डर मर्द को बुलाया है। अभी पूरी रात तुम इसके साथ अपनी रात को खूबसूरत बनाती रहो। मैं तो चला, एंजॉय द होल नाइट, वेल बोथ। वैसे ये तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई कर देगा, बहुत ज्यादा एंजॉय करोगी तुम इसके साथ। इसकी बॉडी देखी है ना तुमने? फिर फाइल को हवा में लहराते हुए, और हाँ, थैंक्स फॉर दिस कहते हुए रणविजय ने क्रिस्टी की तरफ देख अपनी एक आंख ब्लिंक की और रूम से बाहर निकल गया। रणविजय, आई विल किल यू, यू बास्टर्ड, यू कांट डू दिस टू मी। पीछे से क्रिस्टी चिल्लाती रह गई। उसकी आवाज रणविजय के कानों में तब तक आती रही जब तक कि उस बॉडीगार्ड ने रूम का डोर बंद नहीं कर दिया। रणविजय होटल से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठ उसने फाइल को फ्रंट सीट पर रखा और सबसे पहले कई को मैसेज किया, आई एम कमिंग इन हाफ एन आवर स्वीट हार्ट, वेट फॉर मी। रणविजय ने फोन को अपनी पॉकेट में रखा और गाड़ी स्टार्ट कर स्पीड से वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद रणविजय अपने रूम में आया तो उसने देखा उसकी क्यूट वाइफ सोफे पर ही उसका इंतजार करते सो गई थी। कहीं सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके लंबे बाल सोफे से नीचे लहरा रहे थे। उसने नींद में कुशन को हक किया हुआ था। कहीं का चेहरा देखकर रणविजय के होठों पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर कहीं के गालों को अपनी उंगली से सहलाया, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि उसके कपड़ों से अभी भी उस क्रिस्टी की परफ्यूम की स्मेल आ रही है। रणविजय पहले तो इससे छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो पहले वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वो शावर लेकर बाहर आया। उसने कहीं को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके बगल में आकर लेट गया। रणविजय ने कहीं की कमर पकड़ अपने करीब कर लिया। कहीं अभी ज्यादा गहरी नींद में तो नहीं थी, इसलिए जब उसे एहसास हुआ कि रणविजय उसके पास है तो वो खुद ब खुद रणविजय के ऊपर आ गई। रणविजय के सीने पर सिर रखे उनिंदी आवाज में बोली, रणविजय, तुम आ गए। तुमने इतनी देर क्यों कर दी? पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। रणविजय के हाथ खुद ब खुद कहीं के सिल्की बालों को सहलाने लगे। रणविजय ने उसके बालों को चूमते हुए कहा, सॉरी जान, वो क्या है ना कि रास्ते में एक चुड़ैल से पाला पड़ गया था, बस उसे ही। रणविजय की बात पूरी होने से पहले ही कहीं ने अपना सिर उठाकर रणविजय की तरफ देखा और अपनी नींद से भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? तुम किसी लड़की की बात तो नहीं कर रहे हो ना रणविजय? कहीं की बात सुनकर रणविजय को हंसी आ गई। वो मनी मन बोला, ये बीवियों का सिक्स सेंस भी कमाल का होता है। उसने हंसते हुए कहीं से कहा, हाँ, मैं एक लड़के की बात कर रहा हूँ। कहीं जिसकी आंखों में अभी कुछ देर पहले तक नींद भरी हुई थी, वो एकदम गायब हो गई। क्या तुम एक लड़की के साथ थे? रणविजय ने भी इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहा, दरअसल मैं तो सीधा घर आ रहा था कि तभी मेरी गाड़ी के आगे एक लड़की आ गई। मैं गाड़ी के बाहर निकला और मैंने उससे पूछा कि उसे चोट तो नहीं आई। रणविजय इतना इनोसेंट सा फेस बनाकर बोल रहा था कि कहीं उसे देखती रह गई। फिर अपनी आंखें बड़ी कर पूछा, फिर? रणविजय ने आंखें कहा। फिर वो लड़की रोते हुए बोली कि उसके पैरों में चोट आ गई है। अब मैं ऐसे उस बेचारी लड़की को वहां छोड़कर नहीं आ सकता था ना, उसे डॉक्टर के पास ले जाना भी तो जरूरी था ना, इसलिए मैंने उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। कहीं ने अपनी भौं सिकोड़ते हुए कहा, तुमने उसे अपनी गोद में क्यों उठाया? रणविजय ने उसे समझाते हुए कहा, उसे चोट लगी थी ना और वो चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए फिर मैंने उससे कहा कि मैं उसे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। पर वो लड़की क्या बोली पता है?
रणविजय ने बनावटी हैरानी से कहा। कही, जिसका दिल इस वक्त धक धक कर रहा था, वो अपनी आंखें बड़ी कर बोली, क्या क्या बोली वो? रणविजय ने कहा, उसने कहा डॉक्टर के पास जाने तक तो वो पैरों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे मुझे कुछ करना होगा ताकि उसका दर्द कम हो जाए। कही अटकते बोली, क्या क्या करना होगा? ऐसा ऐसा क्या करने को कहा था उसने? रणविजय ने लाचारी से कहा, उसने अगर मैं उसे किस करूं तो उसका दर्द कम हो जाएगा। कई एकदम चिल्ला पड़ी, क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुमने उसे किस तो नहीं किया ना? रणविजय को कही के रिएक्शन से हंसी तो बहुत आ रही थी, पर फिर भी उसने अपने फेस पर नहीं आने दिया। उसने एक बार फिर लाचारी से कहा, कही कैसी बात कर रही हो? अगर कोई दर्द में हो तो मैं हमें उसका दर्द कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए ना? तो कही ने इस छोटे से वर्ड को इतना लंबा खींचा तो रणविजय ने उसी स्टाइल में कहा, तो मैं भला इंसानियत के नाते उसे कैसे छोड़कर जा सकता था? मैंने उसे प्यार से अपनी गोद में बिठाया और उसके होठों को किस किया। कही की शकल अब ऐसी हो गई कि अब वो रोई कि तब रोई। रणविजय ने जब कही की शकल देखी तो उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए कहा, यकीन मानो मैं तो उसे छोटी सी किस करने वाला था, पर वो तो मेरे होठों से चिपक ही गई, छोड़ ही नहीं रही थी मुझे, और पता नहीं क्या क्या कर रही थी। अब कही के सब्र का बांध टूट गया। वो रणविजय के ऊपर ही बैठ गई और गुस्से से उसके सीने पर मारते हुए रोने लगी। तुम ऐसे किसी को कैसे अपने पास आने दे सकते हो? तुम सिर्फ मुझे किस कर सकते हो, तुम्हारी गोद में सिर्फ मैं बैठ सकती हूँ। रणविजय को ये तो पता था कि कहीं गुस्सा करेगी, लेकिन इतना ज्यादा? उसे तो लगा था कि कहीं अब तो उसके मजाक को समझ जाएगी, लेकिन उसकी बीवी इतनी इनोसेंट है कि वो कुछ भी नहीं समझ सकती थी। रणविजय कई बार कहीं को चुराने के लिए ऐसी मजाक कर चुका था। कहीं अब रोती ही जा रही थी, रणविजय के सीने पर मारती भी जा रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम किसी और के साथ? रोने की वजह से कहीं बोल भी नहीं पा रही थी। रणविजय ने हंसते हुए कहा, कही यार मैं मजाक कर रहा था। पर कही थी कि सुनने को तैयारी नहीं थी, वो तो बस एक ही बात बोलते हुए रोए जा रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रणविजय? तुम बहुत बुरे हो। तुम तो सिर्फ मेरे हो ना, फिर किसी और लड़की को कैसे कैसे किस कर सकते हो? रणविजय कही को लेकर पलट गया। कही उसके नीचे थी और रणविजय उसके ऊपर। रोने की वजह से कही का चेहरा एकदम लाल हो गया था। रणविजय को ये तो पता था कि कही उसे लेकर कितना ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन इतना उसे ये नहीं पता था। पर कहीं ना कहीं रणविजय को कही का ऐसा इंसिक्योर और इतना ज्यादा पॉजिटिव होना अच्छा भी लग रहा था। उसे अपनी प्यारी सी बीबी को देखकर हंसी भी आ रही थी। कही की घनी लंबी पलकें आंसुओं से भीगी हुई थी। रोने से उसकी आंखें हल्की गुलाबी हो गई थी, जिससे उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसमें समाई मासूमियत। रणविजय को कही पर इतना प्यार आ रहा था कि उसका मन हुआ कि वो कही को हमेशा अपनी बाहों में भरकर रखे और उसे ढेर सारा प्यार करे। उसने प्यार से कही की पलकों को चूमते हुए कहा, तुम्हें इतना वक्त हो चुका है मेरे साथ रहते हुए, क्या तुम अभी तक मुझे नहीं समझ पाई? कही तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के करीब जा सकता हूँ या किसी और को अपने करीब आने दे सकता हूँ? तो कही ने सुबकते हुए कहा, तुमने ही तो बोला था अभी कि तुमने उसे किस किया। रणविजय ने हंसते हुए कही के गुलाबी होठों पर एक लाइट किस करते हुए कहा, तुम पूरी बुद्धू हो, मैं तो तुम्हारे साथ बस मजाक कर रहा था। क्या तुम अपने पति को नहीं जानती हो? रणविजय को हमेशा कही की चाहत है, इसके अलावा उसे और कोई नहीं चाहिए। कही को अब जाकर समझ आया कि रणविजय ये सब उसे परेशान करने के लिए कह रहा था। अब कही अपने होठों का पाउट बनाते बोली, रणविजय तुम्हें क्या मजा आता है मुझे परेशान करने में? फालतू में इतना सारा रुला दिया मुझे। रणविजय ने प्यार से कही के गालों को चूमते हुए कहा, तो तुमसे किसने कहा था रोने के लिए? क्या तुम्हें मेरा मजाक समझ नहीं आते हैं? मैं तो पहले भी कई बार ऐसे मजाक करता हूँ ना तुम्हारे साथ। कही ने मुंह बनाते हुए रणविजय के सीने पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते बोली, तुम भी ना अब मुझसे दूर रहो, तुम हमेशा मुझे ऐसी परेशान करते रहते हो। रणविजय कही की नेक को स्निप करते हुए मधुसी भरी आवाज में बोला, जिस दिन तुम मुझे समझ जाओगी ना कही, उस दिन तुम यह भी समझ जाओगी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम ही सिड्यूस कर सकती हो और कोई नहीं, क्योंकि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है और ये दिल सिर्फ तुम्हें ही चाहता है। कहते हुए रणविजय कही की नेक पर सेंसुअली तरीके से किस करने लगा। कही का ध्यान अब अपने गुस्से से हटकर रणविजय के प्यार भरे टच में खो गया था। रणविजय ने अपना चेहरा उठाकर कही की आंखों में देखा और उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, तुम्हें वाकई में सच बोलूं कही,
तो कहीं ने कन्फ्यूजन से पूछा, कौन सा सच रणविजय? तो रणविजय ने कहा, मुझे वाकई में चुड़ैल मिल गई थी। तो कहीं थोड़ा गुस्से से रणविजय के कंधे पर मारती बोली, तुम फिर से मजाक कर रहे हो ना? तो रणविजय ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसे बेड पर प्रेस करते हुए बोला, इस बार झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच में आज मेरा सामना एक ऐसी लड़की से हो गया था जो मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। कहीं ने रणविजय को घूरते हुए कहा, फिर क्या हुआ रणविजय? रणविजय स्माइल करते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई सीड्यूस नहीं कर सकता, तो बस मैंने उस चुड़ैल को बांधकर वहीं छोड़ दिया और उसे कहकर आया हूँ, ये रणविजय सिर्फ कहीं का है और किसी का नहीं, इसलिए मेरे बारे में सोचना बंद कर दे। रणविजय की बात सुनकर कहीं ऐसे खुश हो गई और एकदम चहकते बोली, सच रणविजय, तुमने उसे ये कहा था? रणविजय ने कहीं को फिर से पलटा और अपने ऊपर लाते हुए कहा, मैं तुमसे भला झूठ बोल सकता हूँ जान? कहीं ने रणविजय के गाल पर किस करते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। फिर कुछ सोचते हुए रणविजय से कहा, पर मुझे ना कभी कभी डर लगता है, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो होती हैं ना, उन्हें मर्दों को सिड्यूस करने के बहुत से सारे तरीके आते हैं। मुझे उस दिन प्रिया ने भी बताया था कि अगर किसी ने तुम्हें बहका लिया तो मेरा क्या होगा रणविजय? क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं आता। कहते हो कहीं थोड़ा रुआंसा हो गई। कहीं का डर भी अपनी जगह बिल्कुल सही था, क्योंकि वो जानती थी कि उसके हस्बैंड के पीछे कितनी लड़कियां डोलती रहती हैं, इसी उम्मीद में कि रणविजय एक नजर उनके पीछे पड़ जाए और उनकी नजर थोड़ी सी अटेंशन पाने के चक्कर में भी कुछ भी करने को तैयार रहती थी। आखिर उसका हस्बैंड था ही इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक, तो थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी कहीं को भी होती थी। रणविजय कही की इस परेशानी को समझ भी रहा था। रणविजय ने कही के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, कही, मैंने तुमसे प्यार किया है। प्यार का मतलब समझती हो ना? जिसमें आप अपनी रूह, जिस्म, सब कुछ अपने प्यार के नाम कर देते हो। अब मेरा खुद पर इतना हक नहीं है जितना अब तुम्हारा मुझ पर है। मेरी हर फीलिंग पर, मेरी रूह पर, मेरे जिस्म पर, मेरे हर एहसासों पर सिर्फ कही का नाम लिखा हुआ है। कहते रणविजय ने कही का सिर अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाते बोला, और तुम ऐसा क्यों समझती हो कि तुम किसी से कम हो? तुम उन लड़कियों से कई गुना ज्यादा बेटर हो जो सिर्फ मर्दों को सिड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियल ब्यूटी का सहारा लेती हैं। योर ब्यूटी इज नेचुरल। क्यों? जब जब भी वो तुम्हारी जगह बनने की कोशिश करेंगी वो कभी नहीं बन पाएंगी, जबकि तुम वो हो जो बनना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम्हारे अंदर प्योरिटी है, एक मासूमियत है जो आज भी बरकरार है, और मुझे तुम्हारे दिल से प्यार हुआ है, तुम्हारी इसी मासूमियत से प्यार हुआ है। कहीं ये जिस्म तो वक्त के साथ एक दिन ढल जाएगा और मिट भी जाएगा, लेकिन रहेगा तो सिर्फ हम दोनों का प्यार, हमेशा हमेशा के लिए। कहीं और रणविजय का प्यार जो कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि जन्मों जन्म तक साथ रहेगा। कहीं ने सिर उठाकर रणविजय की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, रणविजय, मैं अगले जन्म में भी तुम्हें ही अपना पति चाहूंगी। तुम मुझे अगले जन्म में जरूर मिलना। रणविजय की कही की इनोसेंस भरी बातें सुनकर हंसी आ गई। उसने प्यार से कही के गालों को पिंच करते हुए कहा, ओके मेरी जान, अगला जन्म ही क्या, मैं तो हर जन्म में तुम्हें ही मिलूंगा और तुम्हें अपना बनाऊंगा। आखिर मैंने हर जन्म में तुम्हें परेशान करने की कसम जो खाई हुई है। कही अब पूरी तरह से रणविजय के ऊपर आ गई और रणविजय के सीने पर मारती बोली, और मैं भी हर जन्म में तुमसे ऐसे ही लड़ूंगी जब जब तुम मुझे परेशान करोगे तो। इसी तरह दोनों के बीच आधी रात तक प्यार की भरी नोकझोंक चलती रही और पूरी रात दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए गए। लेकिन दूसरी तरफ क्रिस्टी, जो कि उस आदमी को गुस्से से घूर रही थी, वो बॉडी बिल्डर आदमी पहले तो सोफे पर बैठ गया। क्रिस्टी भले ही उसे गुस्से से घूर रही थी, लेकिन वो अब खुद चाह रही थी कि वो आदमी उसके करीब आए, क्योंकि उसकी बॉडी उस आदमी को चाह रही थी। क्रिस्टी अब उसी से गुस्से से घूरती बोली, क्या तुम्हें बैठने के लिए कहा है? जो करने के लिए आए हो करो। वो आदमी बस इसी बात का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो किसी लड़की के साथ ऐसा वैसा नहीं करना चाहता था जब तक वो लड़की उसे खुद ना कहे। और क्रिस्टी को देखकर तो उसकी कब से लार टपकी जा रही थी। वो अब तुरंत उसके करीब आ गया और उसके ऊपर झुक गया। उसने उसके हाथों को खोल दिया, क्योंकि उसे पता था अब क्रिस्टी खुद भी उससे दूर नहीं जा पाएगी। और थोड़ी देर में दोनों बेलीबाज उस बेड पर एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो रहे थे। क्रिस्टी तो उस आदमी पर भूखे भेड़िए की तरह लिपट चुकी थी, और वो आदमी भी, जो कि काफी बॉडी बिल्डर किस्म का आदमी था, उसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने में लगा हुआ था। उसके करीबी से क्रिस्टी अब पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। वो आदमी काफी ज्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन हाँ, उसकी बॉडी काफी अट्रैक्टिव थी, जिसे देखकर तो क्रिस्टी पागल हो गई थी। और थोड़ी देर में दोनों पसीने से नहाए हुए उस रूम में उनकी गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। कभी
क्रिस्टी उस आदमी के ऊपर तो कभी वो आदमी उस क्रिस्टी के ऊपर था। पूरी रात दोनों के बीच में ऐसे ही चलता रहा। सुबह तक ना क्रिस्टी ने उसे छोड़ा और ना ही उस आदमी ने क्रिस्टी को छोड़ा। सुबह सुबह प्रिया मिरर के आगे खड़ी होकर अपने आप को हर एंगल से देख रही थी। कभी वो अपने बढ़ते टमी को देख रही थी तो कभी अपने गालों को जो वक्त के साथ धीरे धीरे चबी होते जा रहे थे। इसी के साथ बढ़ती जा रही थी प्रिया के चेहरे की रौनक। उसके फेस पहले से और ज्यादा ग्लो करने लगा था। उसके गाल भी बहुत गुलाबी हो गए थे। प्रिया का बेड भी पहले से थोड़ा बढ़ चुका था। प्रिया अपनी कमर पर हाथ रख अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखती बोली, मैं दिन ब दिन मोटी होती जा रही हूँ। फिर अपनी टमी की तरफ देखते बोली, बेबी आप कब आओगे? मुझे तो लगता है जब तक आप आओगे मम्मा तो फूल कर गुब्बारा हो जाएगी। तभी पीछे से वेदांत आकर प्रिया के चबी गालों को पिंच करते हुए कहा, अगर बेबी की मम्मा गोलू मोलू भी हो जाएगी तो भी बेबी के डैडी उसे इतना ही प्यार करेंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा, क्योंकि मम्मा की मम्मा गोलू मोलू होकर और ज्यादा क्यूट और सेक्सी हो जाएगी ना, इस वजह से। कहकर वेदांत ने प्रिया के गालों पर किस किया और उसके कंधे पर अपना सिर टिका लिया। अपने दोनों हाथ प्रिया के टमी पर रखते हुए कहा, बेबी तुम्हारे आने का वेट तुम्हारे डैड को भी बेसब्री से है। मुझे भी देखना है तुम किस पर जाते हो, अपनी मम्मा पर या अपने डैड पर। प्रिया ने मुंह बनाते हुए वेदांत को मिरर से ही देखते हुए कहा, ऑफकोर्स बेबी मुझ पर ही जाएगा, तुम पर नहीं, समझे? मैं रोज इससे यही कहती हूँ कि ये मेरी बात ही मानेगा, तुम्हारी बिल्कुल नहीं। वेदांत ने प्रिया को पलटकर अपनी तरफ किया और उसके कंधे पर हाथ रखते पूछा, क्यों? वो तुम्हारी बात ही क्यों मानेगा? वो मेरा भी तो बेबी है ना, तो वो मेरी बात भी तो मान सकता है। वेदांत की बात सुनकर प्रिया ने सोचते हुए कहा, ठीक है, वो 75% बातें मेरी मानेगा और 25% बातें तुम्हारी। वेदांत ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, ठीक है, मेरे लिए इतना भी चलेगा। तभी प्रिया ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा और उसके मुंह से हल्की सी आह निकली, आउच। वेदांत ने एकदम घबराते हुए प्रिया के टमी पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ? प्रिया के फेस पर स्माइल आ गई। उसने वेदांत का हाथ सही से अपने टमी पर रखते हुए कहा, वेदांत फील करो, हमारे बेबी ने पहली बार मुझे किक किया है। इसी के साथ बेबी ने एक बार फिर किक किया, जिसे इस बार प्रिया के अलावा वेदांत ने भी महसूस किया। और इसे महसूस करते ही दोनों के चेहरे पर चमक बढ़ गई। वेदांत खुश होते हुए घुटनों के बल प्रिया के सामने बैठ गया और अपने कान प्रिया के टमी पर लगाते हुए कहा, बेबी वंस मोर प्लीज, प्लीज बेबी प्लीज, वंस मोर बेबी। लेकिन जब कोई हलचल नहीं हुई तो वेदांत ने सिर उठाकर प्रिया की तरफ देखा और कहा, ये अब किक क्यों नहीं कर रहा? प्रिया ने हंसते हुए कहा, बेबी डैड चाहते हैं कि तुम एक बार किक करो, प्लीज डू दिस वन मोर टाइम। प्रिया का ये कहना ही था कि बेबी ने एक बार फिर किक किया। वेदांत ने हैरानी से पहले प्रिया की तरफ देखा और फिर प्रिया के टमी की तरफ। उसने प्रिया के टमी पर किस करते हुए कहा, अभी से अपनी मम्मा की सारी बातें मान रहे हो, डैड की नहीं? एक बार बाहर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वेदांत राठौड़ की बात न मानने का क्या नतीजा होता है। जूनियर वेदांत राठौड़। वेदांत वापस खड़ा हुआ और प्रिया से कहा, अभी से तुमने मेरी बेबी को अपनी तरफ कर लिया ना? प्रिया ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, पूरा दिन बेबी से बातें मैं करती हूँ, इसलिए वो मेरी बात सुनता है और समझता भी है। अब तुम्हारे पास तो बख्ती नहीं है ना मेरे लिए और ना ही हमारे बेबी के लिए, तो भला वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? प्रिया की बात सुनकर वेदांत को भी रियलाइज हुआ कि पिछले काफी दिनों से वो काम में इतना बिजी हो गया है कि पूरा तो वक्त वो नहीं दे पा रहा, यानी बिल्कुल भी उसको टाइम नहीं दे पा रहा है। कई बार तो लेट नाइट घर पर आता है, तब तक प्रिया सो जाती है। वेदांत ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी स्वीट हार्ट, पिछले काफी वक्त में मैं काफी बिजी हो गया था ना, तो तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। तो प्रिया ने वेदांत के गले में बाहें डालते हुए कहा, तो फिर आज का पूरा दिन मेरे साथ बिताओ। वेदांत ने भी स्माइल करते हुए प्रिया के फोरहेड पर चूमते हुए कहा, ठीक है स्वीट हार्ट, आज का पूरा दिन तुम्हारे और हमारे बेबी के नाम। वेदांत ने इतना कहा ही था कि बेबी ने एक बार फिर किक किया। प्रिया ने पहले हैरानी से अपने टबी की तरफ देखा और फिर हंसते हुए कहा, वेदांत हमारा बेबी भी इस बात से बहुत खुश है, उसने फिर मुझे किक किया। वेदांत ने हंसते हुए प्रिया के टमी को सहलाते हुए कहा, अपनी फैमिली में कुछ भी करेगा ये वेदांत राठौड़, कुछ भी मतलब कुछ भी। ये सुनकर प्रिया मुस्कुरा उठी। आर के बिला। वेदांत रणविजय की लाइव फाइल को काफी गौर से देख रहा था। उसके पास ही रुद्र लैपटॉप में कोई काम कर रहा था। वही रणविजय सोफे पर बैठे हुए सिगरेट के कस ले रहा था। तीनों के ही फेस एक्सप्रेशन इस वक्त काफी सख्त और सीरियस नजर आ रहे थे। वेदांत ने फाइल देखने के बाद उसे बंद करने के बाद सामने टेबल पर पटकते हुए कहा, तो हमारा शक बिल्कुल सही था,
वो अस्वस्थ राणा नहीं बल्कि अस्वस्थ चौहान है, विक्रम चौहान का जुड़वा भाई, और यहाँ वो अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है। रणविजय ने एस्ट्रे में सिगरेट बुझाई और कहा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसका डीमन के साथ में क्या रिलेशन है। उसका कोई ना कोई लिंक उसके साथ जरूर जुड़ा हुआ है, या तो वो उसकी मदद ले रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि सीधे सीधे वो हमसे नहीं टकरा सकता। और डीमन की जो वक्त वक्त पर हमने बाट लगाई है, तो वो भी काफी भड़का हुआ होगा, वो उसकी मदद भी कर सकता है। रुथ ने लैपटॉप से नजरें हटाकर कहा, जितना हम लोग उस डीमन को जानते हैं रणविजय, वो बिना फायदे के कुछ नहीं करेगा। माना वो हमसे बदला लेना चाहता है, लेकिन इसकी भी वह बहुत बड़ी कीमत वसूल करेगा उस अस्वस्थ चौहान से। वेदांत ने रुद्र की बात में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रहे हो रुद्र, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है रणविजय, क्योंकि तुम भी जानते हो डीमन भी इंडिया आया हुआ है। अस्वस्थ उस डीमन का एक साथ इंडिया में होना किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। रणविजय ने कुछ सोचते हुए कहा, सेरा से कहो हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर की सिक्योरिटी में जरा सी भी ढील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ हमारी नहीं हमारी फैमिली की भी है, और ये लोग हमें हर्ट करने के लिए हमारी फैमिली को टारगेट बनाएंगे। याद है ना पिछली बार उस विक्रम चौहान ने क्या किया था? इस बार मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। वेदांत ने कुछ सोचकर कहा, मैं खुद सारी सिक्योरिटी चेक करूंगा, क्योंकि हमारी फैमिली में बच्चे भी हैं, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी जरूरी है। रणविजय ने वेदांत से कहा, लेकिन ध्यान रखना कि इतनी सिक्योरिटी क्यों रखी जा रही है, इस बारे में फैमिली को भी किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो पैनिक हो सकते हैं। वेदांत ने अपने सिर हाँ में लाते हुए कहा, हाँ मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। रुद्र ने लैपटॉप साइड में रखते हुए कहा, मैं कल ही एवरोड के लिए निकल रहा हूँ, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। रणविजय ने कहा, वहीं तुम्हें हमारा आदमी मिल जाएगा जो तुम्हारी मदद कर देगा, लेकिन अगर तुम किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ जाते हो तो पता है ना क्या करना है। रुद्र अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, हाँ रणविजय बिल्कुल, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। वेदांत और रणविजय भी अपनी जगह से खड़े हुए, और रणविजय ने टेबल पर रखे अपने फोन को उठाते हुए कहा, ठीक है, तो मुझे भी अभी एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, तो मुझे निकलना होगा। कहकर रणविजय वहां से चला गया। रुद्र भी उसके पीछे पीछे वहां से निकल गया। वेदांत ने कुछ देर सेरा से कुछ बात की और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, और वो भी वहां से कुछ देर बाद निकल गया। दूसरी तरफ सारिका, रूही, कही और पिर्रा चारों ही शाम के वक्त आरके के गार्डन विला में बैठे हुए थे। रूही और आज मेंशन के आसपास गार्ड की संख्या ज्यादा लग रही थी, तो उसने सारिका से पूछा, भाभी ऐसा नहीं लग रहा है कि आज यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गार्ड्स खड़े हैं? पहले तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी, कुछ हुआ है क्या जो इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? रूही की बात सुनकर कही और पिर्रा का भी ध्यान इस बात पर गया। उन्हें भी ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी। सारिका ने एक नजर उन गार्ड को डालते हुए कहा, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं पता। रुद्र ने भी ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि उनके बिजनेस ड्राइवर्स किसी तरह की साजिश कर रहे हों, शायद इसीलिए कुछ वक्त के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई हो। तुम्हें तो पता है ना कि बिजनेस में ये सब चलता ही रहता है। कहीं ने कुछ सोचते हुए कहा, पर्दी बिजनेस ड्राइवर वो लोग हर बार कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं, लेकिन कभी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं रहती ना, जरूर न कोई बड़ी बात है। तो सारिका ने कहा, कहीं इतना मत सोचो, ऐसा वैसा होता तो रुद्र मुझे जरूर बताता। कहीं को भी लगा कि शायद वो ज्यादा ही सोच रही है। उसने कहा, ठीक है। वही पिरा थोड़ी परेशान नजर आ रही थी, वो पिछली बार हुए इंसिडेंट को भूल नहीं पाई थी। सो क्या कहीं का डर सही है, और क्या होने वाला है आगे जो इतनी सिक्योरिटी रखी गई है? और इधर क्रिस्टी अब क्या करने वाली है, और आगे अस्वस्थ राणा का यानी अस्वस्थ चौहान का प्लान होने क्या वाला है? क्या रणविजय अपनी फैमिली को बचा पाएगा? रुद्र, वेदांत और बाकी सब मेंबर्स को कैसे बचा पाएंगे? क्या होगा आगे इस स्टोरी में? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट थिंक पर, मेरे कई के साथ तेरे लिए पर। आई होप माय डियर लिसनर्स आपको स्टोरी पसंद आ रही है, सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू।